हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और भाई साहब एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। मेरे प्यारे जवानों, देखो होता क्या है, हमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज आयन्स हैं, उनको कई बार बहुत हाई एनर्जी से फेंकना पड़ता है। मतलब हमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। अब साहब ये वैसे तो मिलेंगे नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए और हाई एनर्जी के साथ चाहिए। क्या काम आएंगे जी? न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आएंगे। किसी सॉलिड के अंदर उनको इंसर्ट करना है, दूसरे किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो अपने को उनकी एनर्जी हाई चाहिए। तो इसके तमाम अलग अलग यूज हो सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक मोटी सी बात है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, कि साहब एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल को उसके ऊपर बम्बार्ड करवाना है। अब साहब उसके लिए हमें उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। अब ये एनर्जी आए कहां से? अब ये एनर्जी पैदा कैसे करें? उस चार्ज पार्टिकल को हम हाथ में पकड़ के तो फेंकेंगे नहीं भाई साहब। हाँ, कि जी हाथ में पकड़ा और फेंक दिया और वो सुटम सुट जाएगा। भाई बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल इस तरह से नहीं है, क्योंकि दिखता ही नहीं है चार्ज पार्टिकल। ऐसे हाथ से पकड़ कैसे सकते हैं? तो मेरे प्यारे जवानों, इन चीजों के लिए एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, हाई एनर्जी से उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है, और उस मशीन को हम कहते हैं साहब साइक्लोट्रॉन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि साहब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही काफी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रख दो। चार्ज पार्टिकल माना कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ेगा, सुट्टम सुट दौड़ेगा। तो भाई साहब जो आप सोच रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा, अब मान लो अपने को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। लेट अस से चार्ज पार्टिकल को रख दिया, कोई भी सोर्स था चार्ज पार्टिकल का, वो यहां पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ऑन किया। अब सोचो एक सेकंड होते ही 100 मीटर, यदि उसकी स्पीड 100 मीटर बन गई तो सिर्फ एक सेकंड में 100 मीटर तक दौड़ के चला जाएगा वो। इसका मतलब जो हमारी मशीन है, वैसे 0 से लेकर 100 तक डेफिनेटली उसको कुछ टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली उस दौरान भी कुछ ट्रेवल करेगा। तो इस वजह से जो हमारी जो मशीन है वो बहुत बड़े साइज की हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली उसको हैंडल करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ वैल्यू ली 100। मान लो सोचो 1000 मीटर पर सेकंड से दौड़ाना हो, सोचो एक सेकंड के अंदर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर चलेगा, 2 सेकंड में 2 किलोमीटर चलेगा, 3 सेकंड में 3 किलोमीटर चल जाएगा। यदि वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो भी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन करने के बाद यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दे तो भी वो इतनी लंबी दूरी तक चला जाएगा मेरे प्यारे जवान, और चलता ही जाएगा आगे भी। लेकिन हम तो 0 से 1000 तक लेके जाएंगे, तो 0 से 1000 अटेन करने में भी उसको रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सेटअप लगाना पड़ेगा वो मशीन बहुत लंबी चौड़ी मशीन हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे जवानों, हमने थोड़ा सा विचार किया, हमने देखा कि भाई साहब चार्ज पार्टिकल यदि किसी वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको चक्कर घुमा सकता है, उसको सर्कल में घुमाने की हिम्मत रखता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये टॉपिक बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाया, उसके कई सारे एग्जांपल्स भी आपको करवाए। तो पहले जवानों, हम यहां पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल लें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें किसी वेलोसिटी v के साथ, और प्यारे जवानों दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो भाई साहब अब वो चक्कर लगाएगा। लेकिन प्यारे जवानों, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमेगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो जरूर बदलेगी, लेकिन उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड कहते हैं, और इनहेंस हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। मतलब जितने स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से चक्कर लगाएगा, नो डाउट सर्कल में तो घूमेगा वो, लेकिन उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमने सोचा साहब कि हम मैग्नेटिक फील्ड से घुमाएंगे तो उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही, तो फायदा क्या है? फिर किसी ने हमें, हमारे एक दिन अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना दोनों फील्ड्स का यूज करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज करें और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज करें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, एक्सेलरेट इन सेंस कि उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए, राइट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करें उसको सर्कल में घुमाने के लिए, ताकि क्या होगा, मशीन का जो साइज था सर्कल में घूमने के कारण मशीन कई किलोमीटर लंबी नहीं बनेगी, बल्कि चार्ज पार्टिकल वहीं घूमता रहेगा एक छोटी सी जगह में ही।
क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर बार उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे। तो हमने किस तरह का सेटअप तैयार किया, ठीक है, उस सेटअप को किस तरीके से तैयार किया वो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। अब पेपर में जो डायग्राम आप बनाए, बेटर है कि ये वाला डायग्राम आप बना लें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझाने के लिए मैं ये वाला डायग्राम यूज कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल है, थोड़ा आप समझ जाएंगे। पेपर में यदि ये वाला डायग्राम बनाते हैं, इट इज ओके, आपकी मर्जी है, ये अच्छा लगता है ये बनाएं, ये अच्छा लगता है ये बनाएं, लेकिन ये आसान है इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि ये बनाएं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब है क्या एक्चुअल में और किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज करके चार्ज पार्टिकल को घुमाने वाले हैं, सारी तमाम बातें 1 बाय 1 देखने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यह बात अच्छे समझ आ जानी चाहिए कि साहब जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाएगी। पहली बात भाई साहब ध्यान से समझ लेना, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाएगी, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल, चार्ज आयन, इनके मतलब आयंस तो चार्ज होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल्स और आयंस इनके एक्सेलरेशन में काम आएगी। यहां पर हम एग्जांपल नॉर्मली आप ले सकते हो, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल, इस तरह से, लेकिन ध्यान रहे यहां पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रह जाता है। अक्सर वो सोच लेते हैं कि साहब ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को या आयंस को ही ये एक्सेलरेट कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और इवन नेगेटिव आयंस को भी ये एक्सेलरेट करवाने के काम आएगी। हालांकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पाता नॉर्मल साइक्लोट्रॉन, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। उसका कारण कुछ अलग है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल ओपन रखें, ये पॉजिटिव को भी एक्सेलरेट करवाएगी, ये नेगेटिव को भी एक्सेलरेट करवाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है जैसे कि, उसको एक्सेलरेट नहीं करवाएगा। इसको हालांकि मैं लिमिटेशंस में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले साइक्लोट्रॉन क्या ही समझ में आया, बहुत अच्छा है। दूसरी बात आती है साहब इसको बनाया किसने था, किसने बनाया था? E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन इन 1934 एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। प्यारे जवानों, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, मैं प्रिंसिपल को इसकी वर्किंग के साथ मिक्स करके समझाऊंगा, प्रिंसिपल भी याद हो जाएगा और वर्किंग भी हमें समझ में आएगी। तो पहले आपको तसल्ली से समझ लेना है अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी सिलेंडर ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ तो प्यारे जवानों देखो ये सिलेंड्रिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल, ठीक है, देखा तो होगा आपने, अरे यार पानी की बोतल ही तो है, देख लिखी होगी आपने, हाँ। तो भाई साहब एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको मान लो ऐसे रख लेता हूं मैं थोड़ा सा और अच्छा देखने के लिए। अब मैं कहता हूं मैं यदि इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये सर्कल की तरह से दिखाई देगा, बताओ दिखाई देगा कि नहीं। और यदि मैं इसको बीचों बीच से काट दूं तो होगा क्या, ये वाला जो सर्कल है ये इस तरीके से आधा दिखाई देगा, तो वो लेटर डी की तरह से दिखाई देगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द लेटर डी, जो व्हाइट से मैंने बना रखा है, जहां मैं अभी फिंगर अपनी वहां पे मूव करवा रहा हूं, ये देख लो, दिस इज द डी, ये दूसरी डी है। मतलब इसको हमने काट दिया, चीर दिया, और इसके 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े को इधर रख दिया और एक टुकड़े को इधर रख दिया, इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो भाई अंदर से खोखले हैं ये, लेकिन ध्यान रहे ऊपर से इसके ऊपर से ढका हुआ है, नीचे से भी ढका हुआ है, ठीक है, ऐसे ये ऊपर से ढका हुआ है, नीचे से भी ढका हुआ है। क्लियर है, अभी दिख रहा है आपको? तो ये डी हो चुके, इनको क्या बोलेंगे, डी। क्यों? क्योंकि इनको ऊपर से देखने से डी लेटर जैसी फीलिंग आती है, इसलिए हमने इनका नाम रखा हुआ है डी। ध्यान रहे दोनों मेटल की है। क्लियर है। अब भाई साहब इस डी के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने। आप कहोगे जी हवा में कैसे रखा जाएगा, अरे छोड़ो ना यार उसको, वो किसी भी सोर्स की कैसे भी हमने अरेंजमेंट कर दिया उसको, ठीक है। मान लो बीच में चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, कहीं से भी ले आए, छोड़ दिया हमने। क्लियर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि ऊपर से लेके नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अब चार्ज पार्टिकल यहां इन दोनों के बीच में रुका हुआ है, ध्यान रहे दोनों डी आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, जैसे मान लो इतना गैप है, तो इसीलिए देखो ये वाली जो डी है D1 और ये वाली जो डी है D2, इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप छोड़ रखा है और चार्ज पार्टिकल इसी के अंदर है। सेम चीज इसमें है, ये D1 है, ये D2 है, नाम D1 D2 किसी का भी रख सकते हो, इसको 1 रख दो, इसको 2 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों को सेपरेट कर रखा है और इन दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। क्लियर है। दोनों डी मेटल की है, कंडक्टर की बनी हुई है, ऊपर और नीचे से ये कवर्ड है, बीच में होलो है। क्लियर हो गई है। बीच में चार्ज पार्टिकल यदि घूमेगा तो कोई रोकथाम नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही बता दो, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो क्या करना है। पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों के बीच में यदि चार्ज पार्टिकल और मान लो मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन कर दें,
ठीक है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं स्विच ऑन कर दे, वैसे हम लोग यहाँ मैग्नेट्स लगा के रखेंगे तो हम इनको कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, कब ऑन ऑफ करना कर सकते हैं। तो मान लो मैंने चार्ज पार्टिकल रखा और स्विच ऑन कर दिया, बताओ चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? सच बताओ, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि साहब मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल रखा है, उसकी स्पीड 0 है। ध्यान रहे यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगाया है, तो उसमें स्पीड तो बढ़ नहीं सकती अपने आप, तो है, तो इसका मतलब वो वहीं रखा रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो आपने हल्के से उसको धक्का दे दिया, हल्के से धक्का दे दिया, अब चार्ज पार्टिकल को लेटर से आपने इधर धक्का दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे था, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब को रखो, तो इधर फोर्स लगा। कहने का मतलब है कि वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, लेकिन उसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी एक फिक्स रेडियस होगी, कोई भी एक कांस्टेंट रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा है। अब भाई जो उसका जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, कुछ भी रेडियस रही होगी, मान लो r रेडियस है, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कल में घूमे जरूरगा, लेकिन उसकी स्पीड में कोई इजाफा नहीं होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो हमारे अभी ये काम का नहीं है। हाँ, ये घूमने जरूर लग गया है, लेकिन अब हमने बड़ी ही कलाकारी का काम किया। हमने पता है क्या किया, ये जो दोनों डी थी, इन दोनों को, पहले तो एक ही था, ये सिलेंडर था, मैंने बताया अभी अभी ये सिलेंडर था, इसके दो टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, तो कुल मिलाकर ये डी जैसी हालात में अपने को मिल गई, दोनों के बीच में गैप है। हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमा, तो अब समझना मेरी बात को, मान लो ये वाली जो डी है ये D1 है, ये वाली डी है ये D2 है, तो मैं कह रहा हूं जैसे ही चार्ज पार्टिकल D1 के कॉर्नर में आया, जस्ट किनारे पर आया, हमने इसको पोलैरिटी दे दी, इस तरीके से दे दी। मान लो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था तो इसके ऊपर दे दी नेगेटिव पोलैरिटी और इस पे दे दी पॉजिटिव पोलैरिटी, तो इस नेगेटिव के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये पॉजिटिव खुद भी क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, लेकिन इसको इसने पकड़ के भी इधर ही खींचा, इसने धक्का भी इधर ही मारा, कुल मिलाकर उस पर एक नेट फोर्स इधर लगा, जिसके कारण उसकी स्पीड में इजाफा हो गया, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई। पहले समझना आप लोग, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कल में मूव करेगा, तो जब सर्कल में घूमेगा तो कभी ना कभी तो जरूर ऐसा होगा कि वो इस डी से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा, तो जैसे ही वो जस्ट इसके बाहर आएगा, जस्ट किनारे पर जस्ट पहुंचेगा, तुरंत हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव लिया है, और सामने वाले पे क्या ले आएंगे, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के खींचेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या मारेगा, धक्का, इसके कारण उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, उसके अंदर स्पीड में बढ़ोतरी होगी। और मेरे प्यारे जवानों, हमने रिलेशन पढ़ रखा है R इक्वल टू mv अपॉन QB, मतलब R इक्वल टू mv अपॉन QB है, उसके कारण क्योंकि V में इजाफा हुआ है साहब, तो रेडियस बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब जो सर्कुलर मोशन है वो थोड़ा बड़ी रेडियस का होगा। लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ध्यान से सुनना, जैसे ही ये पार्टिकल इस डी के अंदर एंटर करेगा, जस्ट जैसे एंटर करेगा, भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद है, हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, और प्यारे जवानों वही बात यहां पर होगी। इस डी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि ये जो डी थी ये कंडक्टर से बनी हुई थी। यदि ये कंडक्टर की नहीं होती प्यारे जवानों, यदि ये प्लास्टिक की हो जाती, तो उस सिचुएशन में क्या होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो पाती, और अब वो कंटिन्यूअसली स्पीड से उसकी स्पीड हर बार बढ़ती जाती, लेकिन फिर उसका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं बचता, कुछ और ही बचता। लेकिन अभी क्या हुआ, वो डी इन दो डी के बीच में जब तक रहेगा तब तक तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे ही वो डी के अंदर एंटर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपसे, वो कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल को। गलत बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल को जब वो डीज के बीच में आएगा, जो स्पेस है दोनों डीज के बीच में उसके अंदर होगा, सिर्फ उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कर सकता है। यदि वो डी के अंदर वाले हिस्से में है, चाहे वो D1 के अंदर है चाहे वो D2 के अंदर है, यदि वो अंदर वाले हिस्से में है, चार्ज पार्टिकल यदि डीज के इनसाइड वाले रीजन में है, तो भाई साहब
क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मतलब मेरे प्यारे जवानों, हम यहां पर नोटिस करेंगे कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। अब यहां पर एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का रोल पूरे रास्ते के दौरान होगा या डी के अंदर अंदर होगा या दोनों डीज के जो बीच में खाली स्पेस है, एक डी दूसरी डी, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रोल होगा? तो ध्यान से सुनो भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो तो उस पर कॉन्टिन्यूअसली लगने वाला है, वो तो उस पर पूरे रास्ते के दौरान लगने वाला है। लेकिन जब वो इन दोनों डी के बीच की खाली जगह में आएगा उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसके कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो काम दोनों मिलके कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड को बढ़ाना, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। और मेरे प्यारे जवानों, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना। तो दोनों, एक चीज और याद रखना, दोनों का रोल है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, अब मैं एक बात बताता हूं, मैंने अभी अभी बताया था कि चार्ज पार्टिकल प्लस का था और वो इसमें से बाहर निकला था। तो जैसे इसमें बाहर निकला, इस वाले पे आ गया था पॉजिटिव और इस पे आ गया था नेगेटिव। अब जरा सोचो, आधे राउंड के बाद जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, अब यदि इस वाली डी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, यदि अब भी वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को दौड़ने नहीं देगा बल्कि रिटार्डेशन पैदा करने की कोशिश करेगा। अब ये उसको सपोर्ट नहीं करा दौड़ने में, ये उसको अपोज करा तो उसको रोकेगा। फायदा क्या हुआ? इधर से दौड़ाया, इधर से रोक दिया, इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। तो हमने थोड़ा स्मार्टली काम किया। चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस डी का सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर आएगा, हमने इन दोनों डी के ऊपर की जो पोलैरिटी थी उनको बदल दिया। मतलब यह हो गया है कि चार्ज पार्टिकल जब भी इन दोनों डीज के बीच में आएगा, जैसे डी के बाहर आने की कोशिश करेगा, उस समय वो हमेशा ये पाएगा कि अब सामने वाली डी पर अपोजिट पोलैरिटी है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव पोलैरिटी है। मतलब भाई साहब क्या करना पड़ेगा अपने को चार्ज पार्टिकल जितने देर में, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करके यहां आ रहा है, हमें इस डी और इस डी के ऊपर जो पोलैरिटी है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम हमेशा फिक्स पोलैरिटी नहीं रख सकते। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और उसके लिए मैंने यहां पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है और ये सिंबल मैंने लगाया है। यहां पर आप ऑसिलेटर भी लिख सकते हो। ऑसिलेटर एक वो डिवाइस है जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने वाली है। तो ध्यान रखना, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब यदि ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बदलने की जो मतलब जो जितनी देर में ये बदल रहा है, यदि वो बदलाव जो है वो इन डीज के बीच वाली वैल्यू के साथ, जैसे ही चार्ज पार्टिकल बिटवीन द डीज आता है, मतलब वो डी को क्रॉस करके बीच में आता है, उनके साथ मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ होने वाली है, तब एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो हमें इस तरीके से यहां अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इस तरह की सेटिंग करनी पड़ेगी कि चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो। मतलब दोनों एक साथ बदलेंगे हिसाब से, जैसे ये डी के बाहर आएगा अपने सामने अपोजिट पोलैरिटी को पाएगा। और ऐसी घटना जिसमें चार्ज पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी यदि ये दोनों सेम हो जाते हैं साहब, इस घटनाक्रम को हम कहते हैं रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस कंडीशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई होगी शायद? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछेगा व्हाट डू मीन बाय द रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बेसिकली मैं दोबारा से बोलता हूं, आपसे वो पूछेगा कि भाई साहब रेजोनेंस कंडीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसको हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। व्हेन दिस इज इक्वल टू
the frequency of oscillations of the electric field, the condition is known as the resonance condition, and for a charged particle to get higher energy it is necessary, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो प्यारे जवानों, पहली बात, साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, इसी वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग नहीं होता तो ये एक्सेलरेट नहीं कर पाता, जो डिजायर्ड एनर्जी का लेवल है वो हमें नहीं मिल पाता। हो सकता है एक बार थोड़ा बहुत एनर्जी गेन करेगा, लेकिन वही बात है फिर दूसरी तरफ जाएगा तो लूज कर देगा, तो हमें कोई हल नहीं मिलता यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट नहीं करता तो। और याद रखना ये चीज बाद में काम आएगी कि रेजोनेंस नहीं होता तो क्या होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं, वर्किंग अच्छे समझ में आई कि भाई इसी तरह से कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, और एक हाई एनर्जी, जब भी डिजायर्ड एनर्जी उसको अटेन हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक आउटलेट होगा निकालने के लिए, एक विंडो होगी, इस विंडो के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे कोई टारगेट होगा जिसको हिट कर जाएगा। इस डायग्राम में भी यही है कि ये घूमता रहेगा और जब हमें चाहिएगा तो हम विंडो से बाहर निकाल लेंगे और किसी एक टारगेट को वो हिट कर जाएगा। क्लियर है? इसमें ऐसे ही दिखाया था मैंने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और बीच में डी रखी हुई है, तो वो इस तरीके से व्यू बना रखा है। आप ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, आपकी मर्जी है, बाकी ये यूज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है? तो प्यारे जवानों, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसकी बात करेंगे। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और है कि भाई साहब अभी हम लोग जानेंगे भी, ऑलरेडी पढ़ भी रखा, लेकिन मैं यहां पे एक बार फिर से बताऊंगा कि जो फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल के घूमने की वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। ये एक बहुत की कंसेप्ट है जिस पर साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। याद रखना, यदि यहां पर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करते तो शायद ये मशीन ऐसी नहीं बनती, कुछ और अरेंजमेंट्स हमें करने पड़ते। तो प्यारे जवानों, इस बात की भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द केस ऑफ साइक्लोट्रॉन, या हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द की कंसेप्ट बिहाइंड द साइक्लोट्रॉन। क्लियर है? तो हम साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल में हम क्या क्या लिखने वाले हैं, आप ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो मैं एक बार क्या करता हूं, थोड़ा स्पेस इन दोनों को मिटा रहा हूं, मैं डायग्राम को नोट कर लो और फिर मैं प्रिंसिपल भी यहां पे लिख रहा हूं। क्लियर है? हाँ तो जवानों, साइक्लोट्रॉन क्या था ये अच्छे समझ ले, इसकी वर्किंग में मैंने अच्छे समझा दिए। पहले हम प्रिंसिपल भी नोट कर लेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है ना, वो समझाने के लिए मैंने वो चीज पहले समझाई है। ओके, जब पेपर में लिखना है तो पेपर में लिखने की सीक्वेंस यही होगी, साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। जनरली वर्किंग नहीं पूछता है, वो एक्सप्रेशन पूछेगा, वो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। क्लियर है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने काम आती है, लाइक प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को, एटसेट्रा। ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो आप नोट कर लीजिए। व्हेन, लिखते जाइए भाई साहब, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू oscillating electric field and perpendicular magnetic field, then electric field will increase the speed of the charged particle and magnetic field will move the particle into circle and अब ये जो बात लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, and the frequency of revolution of charge particle is independent of its speed। ठीक है ना? देखो मैंने क्या बताया कि भाई साहब, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब ये वर्ड यूज करना जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है ना? तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में पास करेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो ये उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या करेगा, सर्कल में घुमा पाएगा। और ऐसा कब पॉसिबल है?
and the fact, the most important point here is that the frequency of revolution of the charged particle is independent of speed. This thing will help, this will help in accelerating the charged particle to high speed, charged particle to high speed, high energy. ठीक है, ये बात इस बात को हेल्प करेगी यदि चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड पर डिपेंडेंट होती। याद रखना ये इंडिपेंडेंट है स्पीड के, ठीक है ना, यदि ये डिपेंडेंट होती तो फिर कुछ अलग ही तस्वीर होती। क्लियर है प्यारे जवानों? तो अब मैं निकलवाता हूं आपको एक्सप्रेशन कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो पाएगी। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर दैट। देखो एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग डाल लेना, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आयन, एक्सेलरेटेड चार्ज आयन। ओके, अब भाई साहब वैसे आयन चार्ज होते हैं, तो भाई साहब हम मान लेते हैं लेट आर डी इज द रेडियस ऑफ डीज। जो डीज लिए हमने उनकी जो रेडियस है वो कितनी है साहब, आर डी। ओके, तो प्यारे जवानों आप सबको मालूम है, लेट अस से उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो हम मान लेते हैं वी मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड के मैक्सिमम इसको हम मान लेते हैं साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो हमें मालूम है एक चीज कि यदि मैग्नेटिक फील्ड बी मान लेते हैं हम, एक चीज और ले लेना भाई साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, आप सबको मालूम है कि जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है। दैट मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो, द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² अपॉन आर। और यहां पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। याद रखना ये v जो था ये मैक्सिमम था, साइन 90 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और यहां पर भी जो v पुट करोगे ये मैक्सिमम v होगा डिवाइडेड बाय r, और r मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ d। विच चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम रेडियस ऑफ d तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू हम ले रहे हैं। तो यहाँ v एक v से निपट जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ जो रेडियस ऑफ d के बराबर जो पाथ आएगा उसका, जो उसके पाथ की रेडियस आएगी, दिस इज v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्यू बी। हाँ तो जवानों अब यदि हम यहाँ पर v मैक्सिमम निकाल लें, अब डायरेक्ट यहाँ निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आर डी क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। तो भाई साहब अब यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और वी मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ एम, दिस इज आर डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। क्लियर है? ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके सामने है। तो d की कितनी रेडियस है इस बात पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? अब कभी कभी वो आपसे एक चीज और पूछेगा, वो कहेगा साहब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बताओ कि, और ये प्रूव करो कि वो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है। तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड कितना लेंगे हम, जो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यदि हम मैक्सिमम वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो हम क्या पाएंगे, हम यहाँ पे आसानी से इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, आर डी की वैल्यू पुट करिए भाई साहब, एम वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई क्यू बी, और नीचे क्या था वी मैक्सिमम, तो ये कट जाएगा। कुल मिलाकर टाइम पीरियड आ चुका है जवानों 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, एंड यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इट विल बी 1 बाई टाइम पीरियड, और ये आ जाएगा इससे उल्टा, इट इज, ये भाई याद रखना Q इंटू बी है, ठीक है ना, ये Q इंटू बी है, क्यू बी कोई वैसा नहीं है, Q इंटू बी है, नीचे आ जाएगा 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी जो आई है साइक्लोट्रॉन की, इसमें कहीं पर भी स्पीड वाली टर्म नहीं आई, तो डेफिनेट सी बात है हम लोग यहां से कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, जल्दी से नोट करिए आप लोग, हेडिंग डालिए। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसी को साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, इसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी कहेंगे। क्लियर है? अब एक हेडिंग डालिए और लिखिए रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन इन द साइक्लोट्रॉन, इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मैंने वर्किंग के टाइम पे आपको इसकी इंपोर्टेंस समझाई भी थी, ठीक है, तो इसके बारे में और लिखिए। साइक्लोट्रॉन के केस में रेजोनेंस कंडीशन का क्या मतलब है, लिखो, व्हेन, लिख लो भाई, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन of the charge particle, or we can say that frequency of the cyclotron
मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये चीज मैच कर जाती है द कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। क्लियर है? And for a particle to gain the energy, this condition is must. If this condition is not fulfilled, the particle cannot be further accelerated. क्लियर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं इसको लिमिटेशंस में दोबारा से इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। तो अभी यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। हेडिंग डाल लीजिए, यूजेज ऑफ द साइक्लोट्रॉन। क्या क्या यूजेज हैं? तो क्या क्या यूजेज हैं लिख लीजिए। यूज आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने का काम आएगा, तो वो उनका हम कई यूज ले सकते हैं। जैसे उनका क्या यूज हो सकता है, उनको न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्प हो सकती है। तो आप लिख दोगे इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच विल बी यूज्ड टू इनिशिएट ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है? या फिर इट कैन बी यूज्ड टू मूव द चार्ज पार्टिकल्स सो हाई दैट दे कैन बी इंसर्टेड और वी कैन से दैट एम्बेडेड इनटू अदर सॉलिड्स। क्लियर है? तो ये इसके यूजेस हैं। जहां पर भी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात होगी और उस एक्सेलरेशन से कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई आइसोटॉप डेवलप करना है, आपको कोई दूसरा किसी के अंदर दूसरे आयंस को इंसर्ट करना है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को आप इनिशिएट करवाना चाहते हो, ये तमाम तरह के इसके यूज हो जाएंगे। अब लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। पहला पॉइंट, it cannot accelerate the neutral particles, the reason you know very well, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पे, पार्टिकल है यहाँ पे, आप इंडक्शन का इफेक्ट मत लेना यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि पार्टिकल है तो उसमें इंडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो बात बन सकती है। ठीक है ना? तो और वो फिर बात नहीं बनेगी उसमें एक्सेलरेशन के पर्पज से देखें तो। ठीक है? तो यहां पर न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता लाइक न्यूट्रॉन्स। तो लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन में पहला पॉइंट नोट कर लीजिए अच्छे से, क्या है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। ठीक है? अब दूसरी हेडिंग डालिए, मतलब दूसरा पॉइंट लिखे लिमिटेशंस का, उसको मैं यहां पर अच्छे से समझाता हूं। भाई हमने इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन भाई साहब की हमने सुनी तो होगी है। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस if the speed of the particle is very high, it is in comparison to the speed of light। जब पार्टिकल की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के आजू बाजू होती है मेरे प्यारे जवानों, उसके आसपास पहुंच जाती है, तो उस समय उसके मास में एक विजिबल चेंज हमें दिखाई देता है। डे टू डे लाइफ में हमारी स्पीड इतनी कम होती है कि हमारे मास में कोई चेंज विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और हाई स्पीड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर उनके मास के अंदर वेरिएशन आता है। दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अतः न्यू मास m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। व्हाट इज m? इट इज द न्यू मास, जो अभी मास है, मास एट स्पीड v, जो v स्पीड पर मास है वो है m। एंड व्हाट इज m नॉट? इट इज द रेस्ट मास। जब पार्टिकल रुका हुआ था तब उसका जो मास था दैट इज द रेस्ट मास। v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना। क्लियर है? अब होगा क्या भाई, यहां पर एक छोटी सी बात हमने अभी जानी थी, जो फ्रीक्वेंसी का रिश्ता निकल के आया था हमारे पास, QB अपॉन 2πm हमने जाना था अभी थोड़ी देर पहले साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का, और मास बदल गया है भाई साहब। इसका मतलब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्योंकि मास पे डिपेंड करती है, तो हम इसकी उधर लिखवाता हूं मैं, तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द मास एंड इफ मास चेंजेस, यदि मास बदल जाता है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि frequency of the cyclotron will no longer equal to the frequency of the oscillating electric field. This implies that the particle will come out of resonance. There will not be resonance. Resonance नहीं होगी, and if there is no resonance, इसका मतलब charged particle cannot be accelerated further. That means there is a limit कि कहां तक हम accelerate कर सकते हैं। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि देयर इज अ लिमिट ऑन अप टू विच वैल्यू वी कैन एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। वहां तक एक लिमिट, ऐसा नहीं कि हम इन्फिनिटी तक इसको एक्सेलरेट करवा पाएंगे, नो। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो लिमिट है ना, ये हर पार्टिकल के लिए अलग आएगी। क्यों? क्योंकि साहब ये डिपेंड करेगी मास पे। होता क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो
हर एक चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से मूव करेगा तो सब में मास का बदलाव होगा, किसी में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा, किसी में कम या ज्यादा आएगा, ये उसके खुद के मास की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और उसके कारण पार्टिकल जल्दी आउट ऑफ रेजोनेंस होना है तो हम उसको फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम यहां पर ध्यान से समझें इस बात को कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन द चेंज इन मास विल ऑल्सो बी लार्ज। मतलब सोचो एक छोटा सा भिखारी है, उसको लॉस हो गया तो थोड़ा और कंगाली में आ जाएगा। वो एक 50 करोड़ थे, उसके 2-4 करोड़ चले गए, इट इज ओके। लेकिन आप सोचो किसी के पास 1 करोड़ 2 करोड़ थे, उसके 2 करोड़ चले गए, उसको मोटा नुकसान लगेगा। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, ड्यू टू विच इट विल कम आउट ऑफ रेजोनेंस वेरी सून। ये रेजोनेंस से बाहर बहुत जल्दी आ जाएगा, दैट मींस इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू ए डिजायर्ड वैल्यू। मान लो हमें इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो 1000 तक एक्सेलरेट करवाना था, लेकिन ये 1000 तक एक्सेलरेट हो ही नहीं पा रहा साहब, ये 500 पे आउट ऑफ रेजोनेंस आ जाता है, तो हम यही कहेंगे कि भाई इससे एक्सेलरेट नहीं करवा पा रहे। तो ड्यू टू दिस रीजन वी विल से दैट ए नॉर्मल साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हर एक चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन हर एक चार्ज पार्टिकल को कितना एक्सेलरेट करवा सकता है उसकी एक लिमिट है। हर पार्टिकल आउट ऑफ रेजोनेंस आएगा कुछ समय के बाद, लेकिन कई पार्टिकल्स जो आउट ऑफ रेजोनेंस आते हैं तो वो इतनी हाई वैल्यू पर आते हैं कि उससे पहले वाली वैल्यू हमें चाहिए होती है। मान लो प्रोटॉन जो है वो मान लो 5000 पे आउट ऑफ रेजोनेंस आ रहा है और अपने को चाहिए 4000, तो हम तो कहेंगे भाई अपना काम चल गया 4000 तक, तो हमें कोई इश्यू नहीं है प्रोटॉन से, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवा लेंगे उस साइक्लोट्रॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन भाई साहब 500 पे आउट ऑफ रेजोनेंस आ गया, तो उस साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पा रहे। तो याद रखना कि हम क्या लिखेंगे, पहली लिमिटेशन तो लिखवा दी थी मैंने न्यूट्रल पार्टिकल्स वाली, दूसरी में आप क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स टू ए वेरी हाई वैल्यू, है ना, विदाउट एनी लिमिट। आप लिखोगे कि देयर इज एन लिमिट अप टू विच ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड। थर्ड लिमिटेशन में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद अ नॉर्मल साइक्लोट्रॉन टू सो मच हाई एनर्जी। इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग, बिकॉज, रीजन क्या लिखना है वो काम की बात है, ध्यान से लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेरी स्मॉल मास सो इट विल कम आउट ऑफ रेजोनेंस वेरी सून, ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड फर्दर। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, इस वजह से इसका कारण ये नहीं था इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करा कि भाई वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जल्दी आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाता है, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि साहब हम इसको एक्सेलरेट नहीं करवा पाते। इसके लिए हम लोग सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन, लिख लीजिए आप, सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन भी कहते हैं उसको, उसका यूज करते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये डीज थी, तो भाई जल्दी से रेजोनेंस से बाहर होने का मतलब ये था कि जब इलेक्ट्रॉन घूम के यहां आता था उससे पहले यहां पर इसको क्या मिलता था, नेगेटिव। होना क्या चाहिए था, इसको पॉजिटिव मिले तभी वो इसको एक्सेलरेट करवाए, लेकिन आउट ऑफ रेजोनेंस होगा तो उस समय यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो अभी एक्सेलरेट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं फिर, इन डीज की जो शक्ल है ना ये ऐसी नहीं रखते, हम उनको बदल देते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, है ना, तो वो हम उसको कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो डिटेल्स हमने को नहीं करनी है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर है। हाँ, एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल जब डी के जस्ट बाहर यहां आता था उस समय इन दोनों डीज के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस v है, इट इज नॉट द स्पीड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डीज इज v। चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड q है तो q इंटू v जो है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। याद रखना, ये बात भी पूछ सकता है कि जैसे वो एक बार इस गैप को क्रॉस करेगा तो उसमें कितनी एनर्जी आएगी, तो चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा फिर क्रॉस करेगा तो दोबारा इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो आप इस बात को भी याद रखें। तो प्यारे जानो, साइक्लोट्रॉन आई होप आप अच्छे से कर लेंगे, तसल्ली से कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से, खासकर ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, सब बातें मैंने आपको बताई। तो हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़ो। गुड बाय।